इंद्रायण के साहित्यिक मंच पर सरस्वती के समुपासकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं शेफाली शर्मा इंद्रायण की कथा श्रृंखला में यशपाल की एक कहानी मूर्ख क्रोध लेकर आज आपके लिए उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले आइए जानें कुछ यशपाल जी के बारे में। प्रसिद्ध क्रांतिकारी यशपाल का जन्म दिसंबर सन 1903 में फिरोजपुर छावनी में हुआ। आप कॉलेज जीवन से ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए आतंकवादी क्रांतिकारी दल से संबंधित हुए। चंद्रशेखर आज़ाद तथा भगत सिंह के साथ आपने सशस्त्र क्रांति में भाग लिया, राजनीतिक डाके डाले और 1926 में दिल्ली में वायसराय की ट्रेन उड़ाने का प्रयत्न किया। प्राणदंड से बचने के लिए इन्हें गुप्त जीवन बिताने के अनुभव लेने पड़े। आप 7 वर्ष जेल में रहे। आगे अपने साहित्यिक जीवन के साथ ही ये मार्क्सवादी समाजवाद में विश्वास करने लगे। संघर्षमय रोमांचकारी जीवन ने इनके अनुभव क्षेत्र को बड़ा व्यापक कर दिया। इसकी स्पष्ट छाप इनके साहित्य के विषय वैविध्य तथा निर्बंध जीवन परिस्थितियों की रोमांचकता के चित्रण में है। आपके अनुसार साहित्य सृजन की प्रवृत्ति का कारण मनुष्य के नाते समाज से लगाव है। एक मार्क्सवादी साहित्यकार के समान इनका साहित्य प्रयोजनपूर्ण, सामाजिक रूढ़ियों पर आघात करने तथा आर्थिक प्रश्नों को महत्व देने वाला है। यशपाल की बहुमुखी प्रतिभा का प्रकाशन उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक तथा आत्मकथा लेखन में हुआ है। इनकी आज तक की रचनाओं की संख्या 40 से ऊपर है। दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता तथा झूठा सच इनके उपन्यास हैं। इनका नाटक है नशे नशे की बात। आपके 7 निबंध संग्रह हैं, चक्कर क्लब, न्याय का संघर्ष, राम राज्य की कथा, देखा सोचा समझा आदि। इनके क्रांतिकारी जीवन की आत्मकथा 3 भागों में सिंहावलोकन के नाम से प्रकाशित हुई है। इन्होंने 150 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं जो 12 संग्रहों में हैं। ये संग्रह हैं पिंजड़े की उड़ान, वो दुनिया, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिनगारी, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, उत्तमी की माँ। इनकी पहली कहानी मकरील 1935 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई और पहला कहानी संग्रह नवंबर 1939 में निकला। मूर्ख क्रोध इस कहानी संग्रह की सर्वाधिक लघु कहानी है। वैसे भी यह अन्य कहानियों से बहुत भिन्न प्रकृति की मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें एक नारी की घटनाजन्य मनस्थिति, मनस्क्षोभ तथा पुनः शमन का चित्रण है। पति पत्नी तथा संसार के अनेक झगड़े एक दूसरे को गलत समझने का परिणाम हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य स्वयं को दूसरों की स्थिति में रखकर नहीं सोचता विचारता। इस कहानी में एक ही घटना से चरित्र परिवर्तन के द्वारा उपर्युक्त मनोवैज्ञानिक तथ्य को सांकेतिक रूप से सामने लाया गया है। मूर्ख क्रोध में कौतूहल, रोचकता आदि के परंपरागत तत्व नहीं, किंतु जीवन रहस्य को समझने की उत्सुकता अवश्य है। यह आत्मकथात्मक प्रणाली में सरल, सीधी, विधि तथा अभिव्यक्तिक्षम भाषा में लिखी गई है। शीर्षक विशेष विपर्ययात्मक है। अति लघु कलेवर में महत्वपूर्ण सत्य की उपलब्धि कराने में ही कहानीकार की कुशलता है। यशपाल की ऐसी मनोवैज्ञानिक कहानियाँ कम हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी मूर्ख क्रोध, जिसे लिखा है श्री यशपाल ने। सुधु स्कूल की बस पर चढ़ रही थी। पायदान में जूता छिटक गया, सड़क पर घुटने के बल गिरी। जरा सी खरोंच आ लगी। नौकर ने भीतर आकर मुझे कहा, सोचा टिंचर या मक्रोक्रोम लगा दूं। बच्चों को ऐसी चोटें लगती ही रहती हैं, इसलिए एक आध दवाई घर पर रखती हूँ। जब तक बाहर आऊँ बस जा चुकी थी। बच्चे ऐसी चोटों की परवाह भी क्या करते हैं। सुधु चौथे पहर स्कूल से लौटी तो चोट की बात भी भूल गई थी। उसने दूध या नाश्ता लेने की अनिच्छा प्रकट की। मुन्ना उससे खेलने के लिए आया तो
तो उसे भी हटा दिया। कहने लगी, मम्मी हमें लेटा दो। मुझे उसका बदन गर्म नहीं लगा। सोचा कहीं ठंड वंड लगी होगी या पेट खराब होगा। ज़बान कुछ कोटेड थी। मैंने उसे लिटा दिया। कुछ देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। नौकर को दोशांदा काढ़ने के लिए भी कह दिया। ये 5:30 बजे आए तो मैंने बताया कि सुधो कुछ सुस्त है। तब मुझे सड़क पर चोट लगने की भी बात याद आई। घुटने पर देखा तो खून की बूंदें सी छलक कर सूख गई थीं। इन्होंने चोट को बहुत ध्यान से देखकर कुछ चिंता के स्वर में पूछा, कब, किस समय चोट लगी थी? मैंने पूछा, क्यों? और बताया, सुबह 9:30 बजे स्कूल जाते समय गोपाल ने बताया था। मैं जब तक बाहर गई बस चली गई थी। चिंता से बोले, सड़क पर लगी चोट अच्छी नहीं होती। एहतियातन उसी समय इंजेक्शन लगवा देना चाहिए था। इन्होंने सुधु से पूछा, बेटी बाजार चलोगी हमारे साथ? सुधु ने अंगड़ाई लेकर कहा, पापा जी मन नहीं करता, और मुंह ढांक कर सो गई। इन्होंने तुरंत चाय पी और सुधु को गोद में लेकर रिक्शा पर डॉक्टर के यहाँ ले गए। 1.25 घंटे बाद लौटे तो रिक्शा को रोककर मुझसे बोले, 2 साफ चादरें दे दो। डॉक्टर ने अस्पताल में फ़ोन कर सुधु को वहाँ दाखिल करने के लिए कह दिया है। मेरा कलेजा धड़क गया। पूछा, क्यों, क्या है इसे? अस्पताल ले जाने की क्या ज़रूरत है, सच बताओ। ये बोले, घबराहट की कोई बात नहीं, वहाँ सब तरह के इलाज की सुविधा रहती है। सब तरह के टेस्ट तुरंत हो सकेंगे। बिना बुखार के इसे सुस्ती है, जाने क्या कारण है। मैंने आग्रह किया, रात भर तुम इसे कैसे संभालोगे? मुझे साथ ले चलो, मैं वहाँ रह जाऊंगी। मुन्ना को तो निर्मला रख लेगी। इन्होंने नहीं माना। बोले, वाह, क्यों नहीं संभाल सकूंगा? यदि रात में चौक या अमीनाबाद से कोई इंजेक्शन ही लाना हुआ तो मुझे तो कोई कठिनाई नहीं होगी ना। तुम कोई चिंता मत करो, चिंता तो इलाज में कमी रह जाने से होती है। इन्होंने पड़ोसी सतीश के लिए पूछवाया। निर्मला ने कहा, किसी काम से गए हैं, 7:30-8 तक आएंगे। ये बोले, अच्छा, अगर जल्दी आ जाए तो कहना एक बार ज़रा अस्पताल आ जाए। सुधु इनकी गोद में ऊँघ रही थी। उसे प्यार कर मैंने कहा, बेटी सुबह अस्पताल से जल्दी लौटा ना। हाय, तब मुझे क्या मालूम था। सतीश रात 9:30-10 के लगभग आए तो बोले, ख़ास ज़रूरत हो तो अभी अस्पताल जाऊं, नहीं तो कल एतवार है, सुबह तड़के ही साइकिल से चला जाऊंगा। सतीश एतवार 8 बजे ही साइकिल से अस्पताल चले गए। मेरा मन हाथ से निकला चला जा रहा था। आंसू थमते ही न थे, हाथ पांव फूल रहे थे। मुन्ना बार बार सुधु को पूछ रहा था। मेरे आंसू देखकर उसके होठ लटक आते थे, इसलिए किसी तरह अपने आप को संभाले थी। सतीश अपनी माँ और निर्मला के साथ आए। तीनों की रोई हुई आंखें देखकर मेरी चीख निकल गई। सतीश की माँ ने मुझे बाहों में ले लिया। निर्मला ने लपक कर मुन्ना को मेरी गोदी से उठा लिया और भाग गई। सतीश के आंसू बह गए। मैंने सिर पीट लिया। सतीश की माँ मुझे छाती से चिपटाकर मेरे हाथ पकड़ रही थी। सतीश अपने आंसू पोंछता हुआ कह रहा था, भाभी जी, तुम वह दृश्य देख नहीं सकती थी। टिटनेस में ऐसा ही होता है। लड़की बेहोशी में बेतहाशा हाथ पांव पीट रही थी। शुक्ल जी संभाले रहे, उनका बड़ा जिगर है, परंतु जब अंत हो गया तो वे भी बेहोश हो गए। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो सतीश की माँ और 2-3 पड़ोसिनें समीप बैठी थी। उन लोगों ने बताया कि ये सुधु का शरीर लेकर टांगे से जल्दी ही आ गए थे। इन्होंने कहा, मेरे होश में आने से पहले ही लड़की को ले जाना चाहिए। मैं लड़की का विकृत रूप न देख सकूं, इसलिए सतीश और मोहल्ले के 5-7 आदमियों के साथ कभी के श्मशान की तरफ जा चुके थे। मैंने सिर नोच लिया, सिर पीटा। उस हृदय वेदारक वेदना में मैं क्रोध की आग में जल उठी। क्यों मेरी बेटी को छीन कर ले गए? अंत समय एक बार उसका मुंह भी मुझे देखने न दिया। मैं एक बार उसे गोद में ले लेती तो इनका क्या बिगड़ जाता। ये हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, सदा धोखा देते हैं। अपने आप तो बेहोश हो गए, मेरा क्या दिल नहीं है? बेटी क्या इन्हीं की थी? मैंने ही तो पेट में रखकर पैदा की थी। ये कौन होते हैं मुझे उसका मुंह न देखने देने वाले? पहले भी ऐसा किया था। नैनीताल में अपना सिर फट गया था तो पता भी न दिया।
लोगों ने बताया कि भाग्य ही था कि बच गए, तो मुझे समझा दिया तुम्हें चिंतित करने से क्या बनता है। एक बार कॉलेज में झगड़ा होने से नौकरी छूट गई तो भी 7 दिन बाहर बाहर घूमते रहे, मुझे खबर नहीं दी। ऐसे धोखे और अपमान से तो कुएं में कूद कर प्राण दे दूं। इस घर को सदा के लिए छोड़कर नदी में कूद पड़ूं, अपना सिर दीवार से मार कर फोड़ लूं। छू दो दीदी। मुन्ना के ठुनकने की आवाज़ और निर्मला की पुकार सुनाई दी। भाभी, अब इसे लो, यह नहीं मानता। मुन्ना बहन से बहुत हिला हुआ था। अपने आप को किसी तरह संभाला, एक और टीस उठी। यह बच्चा ऐसी चोट कैसे सहेगा। उसे गोद में ले लिया। मम्मी, छुदो दीदी पास जाएंगे। मुझसे लिपट कर मुन्ना बोला, मेरे लाल, जीजी स्कूल गई है, तू खेल। गला घोंटते आंसू निगल कर मेरे मुंह से निकला और मैं गिर पड़ी। क्रोध के गौरी शंकर की उस चोटी से गिरी कि अतल में गिरती ही चली जा रही थी। गर्दन झुक गई। मुन्ना के शरीर पर हाथ रखे, आंखें मूंद ध्यान में उनके चरणों में लिपट कर सहारा लिया। स्वयं बेहोश हो जाने पर भी मुझे अपने स्नेह की ढाल की ओट में बचा लेने के लिए पूरी चोट अकेले ही सह जाने की चिंता बनी हुई थी। जल जाए मेरा मूर्ख क्रोध।